नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। इसका नाम है कृषि उद्भव, पशुपालन और शिल्प उत्पादन से नगरीकरण तक। इसका टॉपिक है हमारा ओवरऑल डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हमारे जो स्टार्टिंग है कृषि से लेकर के शिल्प उत्पादन तक, फिर सिविलाइजेशन आया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और हमने ओवरऑल 3 यूनिट डिस्कस कर ली हैं। ये हमारी 4th यूनिट है MHI 105 की। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम प्रस्तावना। इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो मानव का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, वो शिकार संग्राहक के रूप में पहले थी। यानी कि पहले क्या थे, लोग हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे और वो इकट्ठा नहीं रखते थे अपनी सामानों को। वो ही शिकार संग्राहक समाज था पूरा पूरा। और फिर वो पूरी तरह से कृषि भी नहीं जानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो कृषि का भी उद्भव होने लगता है। तो कृषि में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो पहले कैसे जीवन था, लोग जंगलों के जो पेड़ पौधे थे, जानवर थे, उन पर ही डिपेंड करते थे पूरी तरह। और जो घुमंतु जीवन था, यानी कि नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उनका एक परमानेंट स्थायी आवास नहीं था, अपना घर वगैरह नहीं बनाते थे। वो घूमते ही रहते थे, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, शिकार की तलाश में, ठीक है। और जब थोड़े-थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बदलाव आना स्टार्ट होता है। और बदलाव कैसे आता है, जब मौसम में चेंजेस आते हैं। तो लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया और स्थायी जीवन भी होना स्टार्ट हो गया। जब लोग खेती करेंगे तो क्या होगा, फसलों की देखभाल भी करेंगे, देखभाल करने के लिए वहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसी वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट। गाँव बसने लगे और इसका रिज़ल्ट क्या निकला, जनसंख्या बढ़ी और लोगों ने मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए, अलग-अलग धातु का यूज़ करके शिल्प चीज़ें विकसित की और धीरे-धीरे नगरों का विकास ऐसे होता चला गया। और इसकी जानकारी हमें कोई लिखित साक्ष्य से नहीं मिलती। इसकी जानकारी हमें मिलती है जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, उनसे मिलती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो होते हैं जैसे कि हमारे कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि औजार हो गया, बर्तन हो गए, ठीक है, वहाँ की मूर्ति हो गई, कला हो गई। ये जो सारी चीज़ें मिली है ना खुदाई के दौरान, तो इन्हीं सब में पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे-कैसे रहा करते होंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई रिटन साक्ष्य नहीं मिला है पुराने टाइम के बारे में। अब सबसे पुराने कृषि के प्रमाण भी मिले हमें। अब वो कहाँ पे मिले हैं, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया में, खास करके एक जगह है यहाँ पे लिवेंट या लेवांट बोल लो। और टिग्रिस घाटी है, यूफ्रेटिस घाटी है। उसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 10,000 से 10,000 के आसपास से 8,000 से 8,500 के बीच के टाइम पीरियड है इसका। और इस समय क्या होता था, पालतू फसलें जो थी, गेहूँ और जौ, सबसे पहले गेहूँ उगाई गई थी, गेहूँ और जौ, ठीक है। और उसके बाद में जानवरों को धीरे-धीरे पालतू बनाया गया। पहले क्या होता था, जानवरों को पकड़ के डायरेक्ट खा लिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जानवरों को पालना स्टार्ट करने के बाद में वो जब ज़रूरत होती थी तभी उसे मार कर खाते थे। अदरवाइज़ उसे अपना वो पालन-पोषण करते थे, उससे दूध, माँस, घी सब चीज़ लेते थे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है खाद्य उत्पादन का आरंभ। और उसमें विशेषताएँ देखते हैं इसकी। तो इसमें 4 विशेषताओं को बताया गया है कि जो पुरातत्व शास्त्री हैं, जब खाद्य उत्पादन का आरंभ की बात करते हैं, तो वो 4 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। गेहूँ और जौ को पकाना, उसको संग्रह करना, नए प्रकार की समस्या थी पुराने टाइम में। तो क्या हुआ, वो माँस को डायरेक्ट खा लेते थे, उनको भूना नहीं जाता था। तो जब उन्होंने आग का विकास कर लिया तो उसको आग पे भूज के खाने लगे। लेकिन अगर जो अनाज को किसी बर्तन में नहीं पकाएँ तो वो डायरेक्ट जल जाएगा आग में तो। तो इसी वजह से क्या हुआ, गेहूँ और जौ को पकाने के लिए उन्होंने ऐसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी कि वो जले भी ना और वो उनका पेट भी भर दें। तो जो आग का जो भारी तापमान वो झेल सके, ऐसे बर्तन बनाए जाएँ। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करा, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें धातु का तो ज्ञान था नहीं। तो मिट्टी को आग में तपाते थे और उस टाइप से बर्तन बनाते थे फिर, ताकि उस बर्तन में भोजन को रख सकें, ठीक है। तो ये बहुत ईज़ी तरीका हो गया लोगों को अपना खाना रिज़र्व करने का, खाना रखने के लिए। रोटी पकाने के लिए गेहूँ और जौ को पीसा जाता था। इनको पीसने के लिए वो अलग टाइप के औज़ार बनाते थे, मिट्टियों से ही बने होते थे। और वो जैसे कि चक्कियाँ होती हैं, मूसल होते हैं, इनका यूज़ करते थे गेहूँ को पीसने के लिए। और पिसाई से जो पत्थर के जो औज़ार में जो चिकनाहट आ जाती थी ना, वो
उस और भी ज़्यादा बेटर रहता था उसे पीसने के लिए, ठीक है। तो औज़ारों का विकास हो गया, चक्की और मूसल, पत्थर के औज़ारों का में बदलाव आ गया, ठीक है। यानी कि पहले खुरदरे हुआ करते थे, अब चिकने होने लग गए, पत्थर के औज़ार चिकने बनने लग गए और काम आसान हो गया और तेज़ हो गया, ठीक है। कृषि और औज़ारों का संबंध क्या होता है? कृषि यानी कि खेतों में जब खेती शुरू हुई, उसी के साथ में औज़ारों का यूज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, नई तकनीकें आईं, लोगों ने नए-नए औज़ार बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, खेती में भी थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आने लग गए और वृद्धि होने लग गई। और ताम्रपाषाण संस्कृति में चैल्कोलिथिक कल्चर जो था, कुछ जगहों पर पत्थरों का यूज़ होता था और कुछ जगहों पर पत्थरों के साथ-साथ तांबे का भी यूज़ होने लग गया था। तो ऐसे लोगों को ही क्या कहा गया था? ताम्रपाषाण समुदाय कहा जाता है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लोगों ने कृषि क्यों अपनाई? इसके क्या रीज़न रहे होंगे कि लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया? तो पहला मेन रीज़न है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा था। 9000 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के आसपास में, जो थोड़ा-सा हिमयुग के बाद में पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा था, मौसम में बदलाव आ रहा था और खेती के अनुकूल जो वातावरण बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो ऐसी फसलों का उगाना स्टार्ट कर दिया जो मौसम के अनुकूल थी उस क्षेत्र पे, ठीक है? और संसाधन की कमी में जो शिकार है और संग्रह से क्या हुआ, संसाधनों में थोड़ी कमी आने स्टार्ट हो गई थी। तो भोजन की कमी होने लगी, इसलिए कि लोगों ने नई खेती अपनाई, नई-नई फसलों वगैरह उगाना को स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब अधिक उत्पादन की ज़रूरत थी, तो अधिक उत्पादन होगा तो बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक भोजन भी चाहिए होगा। तो खेती इसी वजह से क्या हुआ, उत्पादन ज़्यादा देती थी। तो खेती से ज़्यादा उन्हें कृषि मिलती थी, वो चीज़ें मिलती थी, तो इसी वजह से उन्होंने खेती पर जोर दिया। और उसके साथ-साथ उन्होंने पशु वगैरह को भी पालना स्टार्ट कर दिया। ये एक सेकंड रीज़न था कि पशुपालन स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था, लोग केवल और केवल पशुओं को डायरेक्ट शिकार करते थे और खा लेते थे। बट अब क्या हुआ, लोगों ने पाल पौधों और जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, फसलें उगाने लग गए, जानवरों को पालने लग गए। जानवरों में चाहे भेड़ हो, बैल हो, ठीक है? इन पशुओं को पालने लग गए ताकि उनसे इन फ्यूचर में वो मांस उपलब्ध कर सकें, या फिर उनका जो मांस है या फिर उनका दूध है, ठीक है? उसका यूज़ कर सकें, ठीक है? अपने भोजन के लिए। तो इससे भोजन जो था उसको एक स्थायी स्रोत मिल गया, एक परमानेंट सोर्स है कि उन्हें अब इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और पशुपालन का महत्व से क्या है, यही है जो अभी मैंने बताया कि दूध और मांस, श्रम, ये सारे की सारा मिलने लग गया है। पहले लोग जानवर को डायरेक्ट खा लेते थे, फिर बाद में चेंजेस आने लग गए। तो वो ये खानाबदोश पहले जीवन था, अब क्या हो गया, स्थायी जीवन बनना स्टार्ट हो गया। अब भोजन उन्होंने जमा करना स्टार्ट कर दिया, योजना बनाना शुरू कर दिया कि आज के लिए नहीं, हमें कल के लिए भी आगे सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ भोजन अब परमानेंट उन्हीं के पास रहे, कि इधर-उधर ना भटकना पड़े। अब आता है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषक समूह। तो भारत में कृषि की शुरुआत जो है, सबसे पहले जो पुराना प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ मिलता है। ये एक पुरानी खेतिहर बस्ती थी, ठीक है? ये पहले शिविर के रूप में उपस्थित थी, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, ये बस्ती शिकार के बजाय यहाँ के जो लोग थे वो अनाज वगैरह उगाने लग गए, पालतू पशुपालन करने लग गए, ठीक है? और पहले वो शिकार संग्राहक हुआ करते थे, शिकार पर ही निर्भर रहते थे। फिर खेती वगैरह स्टार्ट हो गई, तो ये जो खेती का ज्ञान था वो वहाँ से आया, पश्चिम एशिया से आया था, यानी कि ईरान से आया था और इसकी जानकारी हमें इराक से प्राप्त हुई है। तो मेहरगढ़ में खेती करना अब स्टार्ट हो गया था और अन्य जो विदेशी संबंध थे उससे इन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त करी थी, ठीक है? तो अनेक समुदायों ने कृषि को अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी समुदाय थे जिन्होंने खेती को नहीं अपनाया। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जंगली पौधे ज़्यादा उपस्थित थे, जहाँ पे संसाधन अधिक थे, वहाँ के जो लोग थे वो संग्राहक ही रहे थे, उन्होंने खेती अपनाई ही नहीं, क्योंकि उन्हें ओवरऑल उपलब्ध हो जाता था सारी चीज़ें। और कभी-कभी विवाह वगैरह होते थे ना, उस कारण से भी क्या होता था, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, तो अपने साथ जो भी कृषि का ज्ञान है, वो दूसरे क्षेत्रों में ले जाती थी, तो उस इस वजह से भी खेती का ज्ञान दूसरे क्षेत्रों तक फैला होगा, ठीक है? कुछ आखेटक संग्राहक समुदाय थे, उन्होंने स्थानीय स्तर पर खाने योग्य घासों को अपनाया होगा कि कुछ चीज़ें खाने योग्य हैं, तो उनको उन्होंने अपनाया और जो आज का भोजन भी बन चुकी हैं। जैसे कि हमने गेहूँ, जौ, ये अनाज हैं, इनको यूज़ करना स्टार्ट किया और आज भी हम इनको यूज़ करते हैं। और पशुपालन स्टार्ट करा, भेड़, बकरियाँ, मवेशी, भैंस, इनको पाला जाता था और गंगा घाटी में वो
धान की खेती करते थे, क्योंकि वहाँ के लिए पानी चाहिए, तो गंगा के आस-पास में पानी उपलब्ध हो जाता था, तो धान की खेती होती थी। उनके पालतू पशु जो थे, उनके पालतू पशु समान थे, कृषक भोजन के साथ-साथ, यानी कि जैसे कि वो पालतू पशु मतलब कि पालतू पशुपालन कर रहे हैं, और तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें भी लेते थे, जैसे कि मांस हो गया, दूध हो गया, या मछली, जंगली पौधे, शहद, ये भी लेते थे, ठीक है? तो गंगा और सिंध के मैदानों में जो जनता का जो भोजन संबंधी जो आज जो वो चीज़ें उपलब्ध है ना, तो हमें पता चलता है कि उन्हें ये जानकारी अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होती है। और कुछ लोग खेती भी करते थे, कुछ टोटल पेड़-पौधों पर डिपेंड रहते थे, और या फिर वो पशुपालन पर भी डिपेंडेंट रहते थे। तो सिंध क्षेत्र के आस-पास में अनाज, गेहूँ, जौ, भेड़-बकरी, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है? फिर धीरे-धीरे बस्ती बनना स्टार्ट हो गई। अब बस्ती बनी तो क्या हुआ, ये आगे चल कर के एक सिविलाइज़ेशन के रूप में उदय होती है, और 6ठी शताब्दी के आस-पास में गंगा घाटी के जो क्षेत्रों के आस-पास में एक नगर का उदय होता है, उसी को हम बोलते हैं आगे जाकर के सिंधु सभ्यता का विकास, ठीक है? और ये हमारी आगे चल कर के हड़प्पा सभ्यता बन जाती है। अब आता है हमारा 4.1, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषक गाँव। अभी हमने समूह देखा था, अब गाँव। तो मेहरगढ़ तो हमने ओवरऑल देख लिया है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, 7000 बीसी के आसपास में पुरानी बस्ती है, कृषक बस्ती मानी जाती है। और यहाँ पे जो बोलन की घाटी है ना, बलूचिस्तान का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है? वो सिंध के मैदानों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था, और यहाँ पे जो घुमक्कड़ पशुपालक थे, व्यापारी वक्ता या हमलावर हमलावर थे, वो प्राचीन काल से ही इस रास्ते का यूज़ करते थे। इस रा यहाँ पे स्मारक नहीं है, यहाँ पे रास्ता होगा, तो रास्ते का यूज़ करते थे, ठीक है? और जो भी घुमक्कड़ समुदाय के स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वो शायद उनसे खेती करना सीख जाते होंगे, ठीक है? दूसरे समुदाय को खेती करना सिखाते थे होंगे। तो इसी इसी वजह से क्या हुआ, जो पशुपालक का जो ये समुदाय ने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान के जो क्षेत्र के दूसरे जो घुमक्कड़ समुदाय से उन्होंने खेती करना सीखा था। तो मेहरगढ़ में जनता का जो भोजन पहले क्या हुआ करता था, शिकार पर निर्भर थे, मांस खाते थे, ठीक है? अब क्या हुआ, जब इन्होंने खेती करना सीख लिया, तो अनाज पर डिपेंड होने लगे, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत ही मांस का यूज़ करते थे जब भी ज़रूरत होती थी। तो कई हज़ार वर्षों के बाद में इन्होंने खेती करा, और खेती पर निर्भरता स्टार्ट हो गई। गेहूँ, जौ, बकरियाँ, भेड़, मवेशी, इन पर निर्भरता इनकी पूरी बढ़ती चली गई। ठीक है? अभी शिकारी संग्राहक वर्ग ना रह करके एक स्थायी जीवन की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है? तो शुरुआत में जो लोग थे यहाँ पे कैसे रहते थे, तो पहले लोग जो थे शिकारी करते थे, शिकार करते थे, और जंगली चीज़ों को इकट्ठा करते थे। धीरे-धीरे क्या हुआ, जानवर पालना स्टार्ट हुआ, फिर खेती शुरू हुई। मेहरगढ़ में उगाई गई फसलें, गेहूँ जो, ये तो हमने और देख लिया है, ठीक है? पशुपालन में ये उन्हें दूध, माँस, खेती वगैरह मिल जाती थी। मौसम चेंज हुआ, इसलिए स्थायी जीवन स्टार्ट भी हो गया था। तो शुरुआत में क्या होते थे, ये निवासी क्या करते थे, मेहरगढ़ के शुरुआती लोग मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, इनका यूज़ नहीं करते थे। उनकी एक सिंपल टेक्निक थी, शुरुआत में बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज़ करते थे। और उनके घर कैसे थे, उनके घर कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे, और घर के बीच में खुले स्थान, आँगन टाइप में होता था। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे व्यवस्थित तरीके से रहा करते होंगे। और कुछ कीमती वस्तुएँ वग़ैरह वो इस्तेमाल होती थी, जो कि अन्य क्षेत्रों से मँगाई जाती थी। जैसे आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट जो पत्थर हुआ करते थे, जैसे कि लार्ज वर्द है, एक नीला पत्थर, फिरोज़ा है, नीला हरा पत्थर, समुद्र की सीपियाँ जो हैं, इनका यूज़ करते थे, अन्य देशों से मँगवाते थे। और ये चीज़ आती कहाँ से थी, जैसे लार्ज वर्द है, बदख्शां अफ़गानिस्तान से आता था, फिरोज़ा ईरान से आता था, सीपियाँ समुद्र मकरान तट से आती थी। ये चीज़ें मेहरगढ़ में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब है कि दूर-दूर से इनका व्यापार था, दूर-दूर से क्षेत्रों से इनका संबंध था। और जो काइज़ुल कुम जो है, ये जगह जो ऑक्सिस नदी के पास में है, वहाँ से भी वस्तुएँ आती थी, ठीक है? तो ओवरऑल संपर्क में इसके बहुत सारे क्षेत्र थे, कई सारे क्षेत्रों के साथ व्यापार था, तो इसका व्यापार बहुत जगहों तक फैला हुआ था। वही अरब सागर से लेकर के मध्य एशिया तक इसका जो था व्यापार पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। अब आता है मेहरगढ़ में बसावट और विकास।
यानी कि 5500 बीसी के आसपास में बसावट में बदलाव हो रहे थे। लगभग 5500 बीसी तक बस्तियों का जो रूप था वो चेंज हो रहा था, और अब लोग जो थे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रहने लग गए थे। घरों की जो बनावट थी, लोग कच्ची ईंटों का यूज़ करने लग गए थे घर बनाने बनाने के लिए, और घरों में कोठरियाँ होती थी जिनका यूज़ अनाजों को रखने के लिए किया जाता था, और लोग चबूतरों पर दीवारें बनाते थे और आयताकार शहतीरों पर छत डालने लगे थे। यानी कि मतलब खुला हुआ ये पार्ट है तो ऊपर इस तरह से शतीरे डाल कर के उस पर छत डाल देते थे, ठीक है? तो शतीरों पर छत डालने लगे थे, और इसी काल में जो मृदभांड है, जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, वो भी सामने आए हैं। मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होता था, कीमती पत्थरों के अलावा सफ़ेद काली जो सेल खड़ी होती है, लाल नारंगी इंद्रकोप होती है, धारीदार गोंद होती हैं, इनका यूज़ बढ़ने लग गया था, ठीक है? तो मिट्टी के बर्तन, ठीक है? मिट्टी के बर्तन हो गया, और धीरे-धीरे नई तकनीकें सीखने लग गए। यही है अभी जो हमने देखा, सेल खड़ी हो गया, कॉर्नेलिया हो गया, ठीक है? गोमदे हो गया, धारीदारी जो सजावटी चीज़ों के लिए इनका यूज़ या होता था। कॉर्नेलिया का आभूषण बनाने के लिए यूज़ होता था। सेलखड़ी का मनके वगैरह बनाने के लिए, सजावट के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो लोग थे सिर्फ़ खेती ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सजावट, ऑर्नामेंटल की जो चीज़ें थी, वो भी बना रहे थे, अपने जीवन स्तर को और बेहतर कर रहे थे, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि समुदाय का प्रसार। तो 5000 बीसी के आसपास में जो बलूचिस्तान, आज के जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर अनेक छोटे बड़े खेतिहर गांव बस चुके थे, और कुछ क्षेत्र दे रखे हैं जैसे कि क्वेटा घाटी है, वहाँ पर किले गुल मोहम्मद और कलात, और अफगानिस्तान में कंधार के पास में मुंडीगक, ये गांव अस्तित्व में आ चुके थे उस टाइम तक। और तक्षशिला के पास में एक सराय खोला करके एक जगह है, और बन्नू के दक्षिण में एक सेरी खान तरकई जैसी बस्तियां इसी काल की ही हैं वो भी। तो अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि ये जो क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है। तब तक हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। तो 4000 बीसी के आसपास तक क्या हुआ, जो बालाकोट की जो बस्तियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी कि वो भी अब उभर कर आ रही थी अस्तित्व में। और मकरान तट पर स्थित कराची के पास में ये बस्ती हो सकती है लगभग लगभग, और यहाँ पर जो है कुछ लोग खेतिहर बस्तियाँ भी मिली हैं, जो समुद्री सीपियों का यूज़ करती होंगी, ठीक है? तो नई जगह पे लोग बसते क्यों हैं? ताकि वहाँ पर वहाँ की उपजाऊ भूमि मिल सके, वहाँ पे लोग बस सकें, अलग-अलग क्षेत्रों के तरीके जो होते हैं खेती करने के वो विकसित हो सकें, तो ये इसीलिए विकसित हो जाती हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो गंगा घाटी के आस-पास ही विकसित होते हैं। तो ये जो धीरे-धीरे पूरब से दक्षिण में फैलना स्टार्ट हो जाता है, सिंध क्षेत्र में, गंगा घाटी के कुछ हिस्सों में, और कुछ नई जगहों पे बसने के कारण क्या होता है कि पानी उपलब्ध है, उपजाऊ ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ पर लोग बस जाते हैं ताकि खेती कर सकें, उसका विकास कर सकें, यही है। तो अभी मैंने जो आपको नाम बताए यही है सारे, सरायकोला, सेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए मैंने इनको हाइलाइट कर रखा है। ठीक है? तो बालाकोट भी एक जो जगह है, इम्पोर्टेंट बस्ती है ये भी इसी टाइम की। तो यहाँ पर लोग मछली, सीप इनका यूज़ करते थे। मेहरगढ़ के लोग अब बड़े पैमाने पर तांबे का यूज़ करने लगे थे। बड़ी संख्या में मिट्टी की जो बनी स्त्रियों की मूर्तियाँ थी उनका साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। और ये मिट्टी की चीज़ें क्यों बनी थी, क्योंकि कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया था, तो उससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो गए हमें। और अनेक टाइप के बर्तन, मृदभांड, मिट्टी के मूर्तियाँ, ठीक है? ये सारे हमें मिलते हैं। देखो ये पूरा भारत का मैप है, इसको हाफ करके दिखाया गया है, जो कि ये पाकिस्तान है, और ये पूरा यहाँ से श्रीनगर से लेकर के ये हमारा गुजरात, राजस्थान, ये पूरा पार्ट दिखाया गया है, ठीक है? तो जो हम हमने बात करी थी कुछ नाम्स कि कौन-कौन से नाम हैं हड़प्पा बस्ती के, तो एक तो सरायखोला है, इसको मैं ज़ूम कर देती हूँ। ये ऐसे करके। तो देखो, एक सरायखोला आता है, ठीक है? तराई कई किला आता है, ठीक है? और ये वाला नाम है शेरी खान तराइकल, ठीक है? एक रहमान जो एक बस्ती है, रहमान डेरी बोलते हैं उसे। और ये वाला स्थल है बुरजोम, जो कि कश्मीर में है। और ये जितने भी वैसे नाम है सारे हड़प्पा से रिलेटेड हैं, और एक है किल गुल मोहम्मद क्वेटा, ये वाला है, और मेहरगढ़ियरा, और तराई किला, लेवान येरा,
और सराईखोला, ठीक है? तो ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो आप इनको मैप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ईज़ी रहे याद करने में कि कहाँ पे कौन-सा था, ठीक है? बाकी ये सारे जो नाम दे रखे हैं, वो सारे हड़प्पा से रिलेटेड हैं, जैसे आपने सुन ही रखा होगा कोट दीजी, चोलिस्तान, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है? ये सरस्वती, घग्गर नदी जो है और बालाकोट, अमीरी, है ना? ये सारे नाम हैं, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिंधु के मैदानों में कृषि का प्रचार। तो अब सिंधु क्षेत्र जो है इलाका है वहाँ पर कृषि कैसे बढ़ी, कैसे फैली? तो 4000 ईसा पूर्व के आसपास में क्या हुआ, सिंध क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ था। और ये जो पहले जो कृषि पहाड़ी इलाका था जो कि पैडामोन क्षेत्र में विकसित हुई थी और फिर धीरे-धीरे ये मैदानी क्षेत्रों में फैलना स्टार्ट हो गई थी। ये विकास खास करके कहाँ पे हुआ? बलूचिस्तान के पठार से सिंध की घाटी तक फैला हुआ था और जो हकरा नदी है जो पाकिस्तान में आज के, वो अब सूख गई है, अब तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब ये नदी सूख गई तो पूरा तल सूखने के बाद में यहाँ पर पता चला कि लगभग 40 कृषि स्थल मिले हैं यहाँ पर और इसे कृषि के प्रसार का प्रमाण भी मिलता है। तो 40 स्थल जो है कम नहीं होते हैं, तो ओवरऑल हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर भी खेती वगैरह की जाती थी। तो कृषि के फैलने के क्या कारण हो सकते हैं? पहले तो वहाँ पे घने जंगल और दलदल थे, बसने में वहाँ पे लोगों को कठिनाई होती थी। तो कृषि के आने के बाद क्या हुआ? खाद्य उत्पादन बढ़ गया और स्थायी जीवन स्टार्ट हो गया। नदियों का महत्व बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि जल की उपलब्धता थी। जल जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ पर क्या होगा? खेती वगैरह होगी, फिर वहाँ से परिवहन वगैरह भी होगा, व्यापार वगैरह होगा, अन्य देशों से संपर्क भी बढ़ेगा, आदान-प्रदान बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या है, नदी घाटियों में कृषि का फैलाव मानव बसावट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि जहाँ पर नदी घाटियाँ स्थित हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर कृषि अच्छे से फल-फूल सकेगी, ठीक है? उत्पादन अधिक होगा। अब आते हैं कृषि के परिणाम। तो कृषि क्यों उत्पन्न हो गई? यानी कि एकदम से कैसे बढ़ गई कृषि? कुछ तो कारण रहे होंगे, इसका क्या रिज़ल्ट रहा? तो कृषि जैसे ही आ गई तो इसका रिज़ल्ट ये रहा कि जब कृषि आएगी तो उसकी देखभाल करेंगे तो इधर-उधर तो जाएँगे नहीं, वो एक जगह रह कर के ही देखभाल करेंगे, उसको बुआई करेंगे, कटाई करेंगे, पानी देंगे, बीज बोएँगे, देखभाल करेंगे। ये सारा चीज़ हम एक सेटलमेंट लाइफ़ के थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका रिज़ल्ट ये निकला कृषि के बाद में कि अब एक स्थायी जीवन आना स्टार्ट हो गया। लोग अब सेटल सेटल लाइफ़ जीने लग गए। पहले लोग क्या करते थे, घुमंतू हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, शिकारी संग्राहक हुआ करते थे, उन्हें कोई भी फ़िक्र नहीं होती थी कि ज किसी खाने को इकट्ठा करना है या नहीं करना है, ओवरऑल, ठीक है? अब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहले जाते थे, अब एक स्थान पर ही रहने लग गए ये लोग। बीज बोना था उन्हें, पौधों की देखभाल करनी थी, फसलों को काटना था, लंबे समय तक उन्हें एक जगह रहना पड़ता था। इसी वजह से इससे क्या हुआ, धीरे-धीरे गाँव, कस्बे विकसित होने लग गए और अब जब ये चीज़ होगी तो लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, संगठन बनना स्टार्ट हो गया। पहले छोटे जो खानाबदोश समूह थे, 15 से 20 लोग एक समूह में रहते थे। अब जो लोग थे ये स्थायी समूह हो गया, अब एक गाँव में रहने लगे ये स्थायी समूह और एक-दूसरे की हेल्प के लिए, यानी कि एक-दूसरे की हेल्प करते थे, एक-दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि बुआई-कटाई एक इंसान तो करेगा नहीं, तो ये सारा ग्रुप में क्या करते थे, गाँव के जो लोग हैं बुआई-कटाई, सब फसलों की देखभाल, ये सारा मिलकर काम किया करते थे। तो फसल की सुरक्षा के लिए समाज अधिक क्या हो गया, संगठित हो गया और स्थिर होता चला गया। एक ये परिणाम निकला। तीसरा परिणाम ये निकला, भोजन में थोड़ा सुधार आया। भोजन में यानी कि अब ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जो बहुत टाइम तक टिक सकें या खाने में अच्छी हों। तो पहले भोजन अनिश्चित था कि कभी शिकार मिल गया, कोई थोड़े बहुत फल-फूल मिल गए, बस इस पर निर्भर थे। लेकिन कृषि के आने से गेहूँ जो अनाज मिला, भोजन अधिक निश्चित और सुरक्षित हो गया। पशुपालन से भी दूध भी मिलने लगा था। तो जनसंख्या में वृद्धि भी स्टार्ट हो गई। जब अच्छा भोजन मिलने लगेगा तो लोगों की जनसंख्या भी बढ़ेगी। स्थायी भोजन और जीवन से क्या हुआ, बच्चों के बीच का अंतर कम हो गया, यानी कि अब बहुत अधिक बच्चे पैदा होने लग गए, इससे जनसंख्या वृद्धि हुई और धीरे-धीरे क्या हुआ, उन बच्चों का जो यूज़ था ना वो खेती वगैरह के लिए भी मतलब कि खेतों में देखभाल करते थे फिर वो बच्चे बाद में। तो आर्थिक परिवर्तन भी हुआ, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो जो सरप्लस भी ज़्यादा हो करना पड़ेगा। तो लोग भोजन उत्पादन करने लगे, अतिरिक्त उत्पादन से क्या होता था, जब ज़्यादा तुम उगा लोगे तो उसको व्यापार कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो कुम्हार और कारीगर ये लोग भी आए, विकसित हुए, इन लोगों की भी भूमिका अहम रही है। और जनसंख्या वृद्धि से क्या हुआ, कृषि से खाद्य उत्पादन स्थिर हो गया और बच्चों के पालन-पोषण में आसानी हो गई, अधिक बच्चे पैदा होने लगे, खेती का काम, बुआई-कटाई में बच्चे भी ये सब सहयोग करने लगे थे।
तो मतलब कि बच्चों का आना भी एक तरीके से उनके लाभदायक ही था कि बच्चे खेती-बाड़ी कर लेंगे और उन्हें ईज़ी रहेगा। अब नए क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था, अब फसलें जो थी उन क्षेत्रों पर भी उगाई जाना स्टार्ट हो गई थी जहाँ पर वो पहले से उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर कोई भी ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं था कि वहाँ पे खेती हो सके। फिर वहाँ पर भी उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया और इससे क्या हुआ, कृषि का कृत्रिम विस्तार हुआ, यानी कि मानव ने वहाँ भी खेती स्टार्ट की जहाँ पे वो नेचुरली नहीं थी उपलब्ध। अब इसका पर्यावरण पर प्रभाव भी पड़ा होगा, नकारात्मक या सकारात्मक कुछ भी हो सकता है। तो नए खेत खेत बनाने के लिए जंगल काटे गए, जंगली पौधों को हटाया गया, खेती के लिए अधिक जल की ज़रूरत पड़ती होगी तो और देखभाल की ज़रूरत पड़ी होगी। तकनीकों का विकास किया, फिर इसी वजह से तक नई-नई तकनीकें आई, खेती में नए-नए औज़ार बिल्डअप हुए, चाहे वो तांबे के हों, चाहे फिर वो पत्थरों के हों, ठीक है? सिंचाई व्यवस्था विकसित की गई, जल नियंत्रण पर ध्यान दिया गया और भूमि का जो यूज़ था उसके चेंजेज़ आए। मतलब कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो गया। तो पहले शिकारी संग्राहक जीवन में एक समूह को बहुत बड़े क्षेत्र में अ, की ज़रूरत होती थी, ठीक है? लेकिन अब खेती में एक छोटा क्षेत्र भी अधिक लोगों को पाल सकता था। अब एक सेटलमेंट लाइफ़ आने से वो छोटा क्षेत्र भी अब अच्छी खेती कर सकते थे लोग उसमें और अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, ठीक है? तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट यहीं होता है और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे 4.5 से। तब तक के लिए आपको ये रिवाइज़ कर लेना है एंड इफ यू वांट मोर वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।